प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, यानी हम इसमें क्या कहें, शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी प्लेटो ने, यानी उस समय इसमें भी, इस क्वेश्चन के आंसर में भी हम वही बताएंगे कि परंपरागत रूप में यानी कौन कौन से शिक्षा संबंधी क्या व्यवस्था थी और प्लेटो ने उसमें शिक्षा संबंधी क्या क्या संशोधन किए। यानी प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, जो कि हमने पहले भी अध्ययन किया, यानी प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ हमने न्याय सिद्धांत में भी पढ़ा। यानी प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा का इतना विशद रूप से विवेचन किया है कि उसका उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित रख दिया। इसी प्रकार रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार और ध्यान से विचार किया है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो ग्रंथ रिपब्लिक था वो केवल राजनीति पर लिखा हुआ ही ग्रंथ नहीं था, बल्कि उसने शिक्षा पर भी लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी शिक्षा की विधि पर भी पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है कि एथेंस और स्पार्टा में कैसी शिक्षा पद्धति थी और प्लेटो के अनुसार कमियों को दूर करते हुए कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। वास्तव में प्लेटो अपने राज्य की मूल आधार न्याय की प्राप्ति के अनुरूप वातावरण पर ही अधिक बल देता था। इस आधार पर वातावरण की उत्पत्ति के लिए दो बातों की आवश्यकता है, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली। यानी प्लेटो अपने समाज अथवा राज्य में शिक्षा प्रणाली को दो भागों में विभाजित करता है। पहली क्या लिखोगे, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, यानी क्या है, वो राज्य द्वारा नियंत्रित होगी, राज्य द्वारा ही सुचारू रूप से संचालित होगी। बी नंबर है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली बताओ तो आपको ये ए ही नंबर करना है, और अगर आपको यूं कहे साम्यवादी या प्लेटो की पूरी शिक्षा प्रणाली पूछ ले तो दोनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। तो आज हम करेंगे राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। कई बार दोनों हाफ हाफ नंबर के भी आ जाते हैं, जैसे 8 नंबर के हैं तो दोनों 4-4 नंबर की यानी डिवाइडेशन हो जाता है। प्लेटो का विचार था कि इस शिक्षा पद्धति का आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक, शासक, संरक्षकों और सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी, जो कि क्या है, 3 भागों में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में बांटा था। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था द्वारा परिवार तथा संपत्ति के प्रति प्रेम की उन परिस्थितियों को दूर किया जा सकेगा जो संरक्षक व सैनिक वर्ग के कर्तव्य पालन में अधिक बाधक बनती है। यानी साम्यवादी व्यवस्था में उसने क्या है, सैनिक और उत्पादक वर्ग को ही सम्मिलित किया है, शासक वर्ग को सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार प्लेटो का विचार है कि इस संबंध में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि दूर करने का एक मानसिक उपचार है। यानी उसके ये विचार वर्तमान में भी अप्लाई होते हैं। यानी क्या है, शिक्षा द्वारा ही हमारी स्थिति में सुधार हो सकता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है और हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी सुधार हो सकता है। यानी प्लेटो के ये विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक है। यानी प्लेटो ने उस समय ये कल्पना कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा प्रणालियां थी। क्या थी, एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। पहले हम एथेंस में कैसी शिक्षा पद्धति थी ये पढ़ेंगे और फिर स्पार्टा जो क्षेत्र थे उनमें कैसी शिक्षा पद्धति थी वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना किस प्रकार प्रस्तुत की और उसमें क्या क्या व्यवस्था की। अब हम पहले नंबर पर आते हैं, यानी एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी, यानी एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। दोनों में डिफरेंस है, आपको ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य माना जाता था और इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी क्या है, निजी यानी शिक्षा क्या थी, प्रत्येक
परिवार का यानी उसका ही कर्तव्य बनता था, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। ऐसी व्यवस्था क्यों थी? क्योंकि एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण राज्य की प्रकृति तथा उसके आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। इससे अज्ञानी और निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था। तो हम क्या कहेंगे? अज्ञानी और निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय कौन सी शिक्षा प्रणाली में होता था? जिसमें निजी कार्य समझा जाता था शिक्षा को। यानी एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी? परिवार का निजी कार्य मानी जाती थी, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी एथेंस की शिक्षा पद्धति द्वारा जो शिक्षित दार्शनिक आते थे वो क्या थे? अज्ञानी और निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था, ऐसा प्लेटो का मानना था। और फिर हम पढ़ेंगे सेकंड, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। ये क्या थी? पहले में हमने पढ़ा कि परिवार का निजी कार्य था। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से नितांत भिन्न और राज्य द्वारा नियंत्रित थी। दोनों में ये अंतर है। यानी एथेंस की क्या थी? राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी, और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति क्या थी? राज्य द्वारा नियंत्रित थी। कैसे थी? क्योंकि स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा होने के कारण सदैव ही आक्रमण का भय रहता था, इसलिए कठोर सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। यानी कठोर सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि स्पार्टा चारों ओर से विदेशी राज्यों से यानी क्या है? विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी जो संतान पैदा हो वो बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा में 7 वर्ष की आयु से ही उनके परिवार से उनके बच्चों को ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार एथेंस की शिक्षा पद्धति परिवार का निजी कार्य था और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति क्या थी? यानी राज्य का उत्तरदायित्व था और राज्य द्वारा ही 7 वर्ष की आयु में बच्चे को उनके परिवार से ले लिया जाता था और क्या है? राज्य द्वारा उसे प्रशिक्षण दिया जाता था। और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति भी क्या थी? राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल थी। इसका पाठ्यक्रम संकुचित था क्योंकि शारीरिक प्रशिक्षण को ही महत्वता प्रदान की गई थी। अब हमने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों को गुणों को ग्रहण करते हुए प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति का भी इसमें समन्वय किया है। यानी प्लेटो ने दोनों एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का वर्णन करते हुए फिर उसने खुद अपनी यानी शिक्षा पद्धति या यूं कह लो शिक्षा सिद्धांत का विवेचन किया। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो ने शिक्षा योजना यानी प्लेटो की शिक्षा योजना कैसी थी, उसने शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किए और उसने बताया कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। यानी प्लेटो ने कहा कि शिक्षा का यानी कभी अंत नहीं है, यह क्या जीवन से मरण तक यानी क्रम लगातार चलती रहती है जिसका अंत नहीं है। व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। यानी उसने क्या है? स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का सहयोग किया और उसने क्या कहा? शिक्षा क्या होनी चाहिए? राज्य की व्यवस्था या राज्य के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यानी जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, प्लेटो ने उस समय ये कल्पना कर ली थी कि राज्य का या शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने भी अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और बी नंबर उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित अपने वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। यानी क्या है? प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र से तक चलती है। 6 से 20 वर्ष, ये ध्यान रखना है। साथ में ही शिक्षा का उद्देश्य क्या था? भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है, ताकि क्या है? आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा जनता के हित में ही कार्य करे। क्योंकि उस समय प्लेटो के समय
यानी क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट थी। इससे प्लेटो के विचार ऐसे हो गए कि प्लेटो ने ऐसे दार्शनिक राज्य की कल्पना की और ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जिसमें दार्शनिक राज्य के लिए यानी समय और आराम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और शिक्षा क्या है, प्लेटो का कहना था कि उत्साह को बढ़ाती है और वह सैनिकों का गुण है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य में उपयुक्त बनाती है। और 18 वर्ष की आयु तक प्लेटो की शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अनुसार 2 प्रमुख विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। यानी पूरे शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस, वीरता, मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। इसी वक्तव्य को पुष्ट करते हुए बारकर ने लिखा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना, यानी व्यायाम को उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके द्वारा व्यक्ति में सहनशीलता और साहस के गुणों का विकास करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? व्यायाम द्वारा। मन की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा? संगीत आवश्यक है। इसी में बारकर ने इस कथन की पुष्टि की है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उन्होंने बारकर ने प्रारंभिक शिक्षा में 2 चीज़ों को महत्व दिया, व्यायाम और संगीत। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। यानी 2 साल में उन्हें यह सिखाया जाएगा कि आयु में तक 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए क्या है? सैनिक शिक्षा प्रदान करनी होगी। इससे क्या है? उद्देश्य है व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। अब हम आते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। अब हम बी नंबर पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या आएगा कि उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात यानी युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। यानी क्या है? यानी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी 20 वर्ष की अवस्था तक यानी जो परीक्षा होगी उसमें अनुत्तीर्ण जो बच्चे या जो होंगे यानी व्यक्ति वो क्या होंगे? देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। शासक वर्ग इनसे अलग हो जाएगा। वे कृषक होंगे, हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं और शिल्पी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यानी हमने जो बताया यानी क्या है? उच्च शिक्षा यानी प्लेटो की शिक्षा योजना में यानी 20 वर्ष की आयु के पश्चात उनकी बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा होगी। उसमें उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और बाकी के जो सैनिक और उत्पादक वर्ग का कार्य संभालेंगे, जैसे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा। कैसे? कि उनकी क्रियात्मक परीक्षा होगी तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी परीक्षा पूर्ण रूप से बौद्धिक होगी और इसमें अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत को उसने यानी अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया है। यह शिक्षा राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय रखा गया। यानी इन 4 विषयों को प्राथमिकता दी। किनको? गणित को, नीति शास्त्र को, ज्योतिष को और दर्शन शास्त्र को। यानी गणित तो प्लेटो का इतना प्रिय विषय था कि उसे दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था और उसकी जो प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी अकादमी, जिसमें अपने आखिरी समय तक प्लेटो ने शिक्षक के रूप में कार्य किया, उसके प्रवेश द्वार पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाक्य
अंकित थे कि गणित की एक शाखा यानी गणित से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, यानी उन्होंने गणित को इतनी अधिक प्राथमिकता दी। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक और परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण नागरिक होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी और 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा, जो कि दार्शनिक राजा के लिए आवश्यक है। 35 वर्ष तक भी यह शिक्षा अपूर्ण ही है। इसके पश्चात उन व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता, अतः प्लेटो ने 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की। यानी क्या है, सैद्धांतिक ही नहीं, प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के निर्माण में व्यवहारिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में बौद्धिक, रचनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारिक सभी परीक्षाओं में खरे उतरने पर और शास्त्रों के गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की संपत्ति में शासक बनने के अधिकारी है। यानी 50 वर्ष तक गहन अध्ययन करने के पश्चात ही प्लेटो के यानी अनुसार आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा कहलाने का अधिकारी होगा। इन्हीं कथनों को पुष्ट करते हुए लेखक सेबाइन के शब्दों में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 50 वर्ष तक गहन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोई भी राजा जनता के अहित या अहित करने की सोच भी नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जैसे हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता की थी, वैसे ही हम करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। धन्यवाद।